मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPC GCA। आज हम BSc पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर के IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इंट्रो जनरल देखेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और IR स्पेक्ट्रोस क्या होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है विभिन्न विकिरणों की बनी हुई होती हैं, जिसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे वगैरह होती हैं। तो किसी भी पदार्थ द्वारा जब IR रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वह IR स्पेक्ट्रा कहलाता है। क्योंकि IR रीजन की एनर्जी UV से कम होती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो UV के अंतर्गत हमने देखा था, जब किसी भी पदार्थ द्वारा UV लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, परंतु IR रेडिएशंस की एनर्जी जो है वह UV से कम होती है। तो उस अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो नहीं हो पाता है, परंतु वहाँ पे कंपन संभव होते हैं। अणु जिसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, उसमें बहुत सारे बंध जो हैं वो पाए जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ द्वारा या कंपाउंड द्वारा जब IR रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो यौगिक में कई प्रकार के कंपन होते हैं। कंपन से तात्पर्य अणु में परमाणु के मध्य बंध लंबाई में परिवर्तन अथवा बंध कोण के मान में परिवर्तन होता है, तथा वाइब्रेशनल लेवल जो होते हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और उससे हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अणु में बहुत प्रकार के बंध पाए जाते हैं। प्रत्येक बंध अलग अलग टाइप का होता है। कोई सिंगल होगा, कोई डबल होगा, कोई CC होगा, कोई CH होगा, CONH। तो विभिन्न प्रकार के बंध जो होते हैं उनमें कंपन भी अलग अलग प्रकार से प्राप्त होगा। जब कंपन अलग अलग से प्राप्त होगा तो यौगिक के IR स्पेक्ट्रा भी जो है वह जटिल प्राप्त होगा और उसमें बहुत सारे अवशोषण बैंड जो है वो प्राप्त होंगे। जैसा कि हमने UV के अंतर्गत देखा था, उसमें केवल फंक्शनल ग्रुप जो अनसैचुरेटेड पार्ट होगा या लोन पेयर वाला पार्ट होगा उसका ही केवल हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जबकि पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता है। परंतु IR के अंतर्गत क्योंकि वहाँ पर कंपन हो रहा है तो कंपन जो है वह टर्मिनल कार्बन में भी हो सकता है और सेंटर कार्बन में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से IR के अंतर्गत हमको कई प्रकार के बैंड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब प्रत्येक बंध का एक स्पेक्ट्रा जो है वो प्राप्त होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे अवशोषण बैंड जो है वो प्राप्त होंगे। तो IR स्पेक्ट्रा की जटिलता, जिसमें अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे स्पेक्ट्रा की पीक हमको प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी दो कंपाउंड प्रतिबिंब रूप जो एनेंटियोमर्स होते हैं उसको छोड़ करके अगर किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा ज्ञात किया है हमने, अगर उसका एनेंटियोमर प्रतिबिंब रूप है तो उस केस में तो उन दोनों ही कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रा सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब रूप के अतिरिक्त किन्हीं दो कंपाउंड के लिए IR स्पेक्ट्रा जो है वो समान नहीं हो सकता है। किसी अज्ञात और अशुद्ध यौगिक के IR स्पेक्ट्रम के शिखरों की तुलना, जो पीक्स हमको प्राप्त हुई है उसकी तुलना करके हम IR स्पेक्ट्रा से उस कंपाउंड की जानकारी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यद्यपि IR स्पेक्ट्रम पूरे अणु के चित्र को प्रदर्शित करता है, लेकिन परमाणुओं के कुछ समूह ऐसे होते हैं जो चाहे किसी भी प्रकार के अणुओं का भाग हो, मीन्स एक से अधिक कंपाउंड अगर हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कह दें हम
या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पार्ट अगर कह देते हैं, तो उस केस में उन पार्ट की जो एब्जॉर्प्शन पीक होगा वह सेम पोजीशन पर प्राप्त होगा, परंतु उसके अतिरिक्त उन दो डिफरेंट कंपाउंड्स में और बंध भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उस केस में उनके जो भिन्न हैं उनके एब्जॉर्प्शन पीक तो अलग पोजीशन पे होंगे, परंतु जो दो डिफरेंट कंपाउंड में अगर सेम कंडीशंस हैं, सेम पोजीशंस हैं, तो उनके पीक्स तो हैं वो समान प्राप्त होते हैं। तो अगर क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वो आईआर रीजन का जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है वहाँ पर प्राप्त होगा हमारे को, और बाकी दूसरा जो मेन पार्ट है उसमें दूसरा एब्जॉर्प्शन पीक जो हमको प्राप्त होगी। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, आईआर क्षेत्र में विकिरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत उच्च होता है। एनर्जी कम है परंतु वेवलेंथ जो है वह उच्च होती है, अतः इसे यूवी विकिरणों में जैसे एनएम में प्रदर्शित करते हैं, परंतु यहाँ पे हम इसको माइक्रोमीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻³ एनएम के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में 800 से 2000 एनएम तक का क्षेत्र जो होता है, यह हम कहें 0.8 से 20 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है वह आईआर क्षेत्र कहलाता है, जिसमें से प्रमुख आईआर क्षेत्र जो है वह 2.5 से 15 माइक्रोम्यू तक का होता है, जो मेन पार्ट होता है आईआर का, जिसमें सारे पीक्स हमको प्राप्त होते हैं। 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र नियर आईआर क्षेत्र कहलाता है, जबकि 15 माइक्रोम्यू से 20 माइक्रोम्यू तक का क्षेत्र फार आईआर क्षेत्र कहलाता है। आईआर स्पेक्ट्रा को तरंग दैर्ध्य के स्थान पर तरंग आवृत्ति में प्रदर्शित करने का किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का आवृत्ति के साथ सीधा संबंध होता है। जैसा कि हम जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू द म्यू, जबकि तरंग दैर्ध्य के साथ इसका संबंध विपरीत होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ होता है। आईआर स्पेक्ट्रा में किसी अवशोषण बैंड की आवृत्ति को तरंग संख्या वेव नंबर की इकाई के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। किसी अवशोषण बैंड की तरंग दैर्ध्य माइक्रोमीटर तथा तरंग संख्या वेव नंबर को पर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। उनमें परस्पर संबंध जो है वो इस प्रकार से है, म्यू बार इजिकल टू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। अतः मुख्य आईआर क्षेत्र में तरंग संख्या 4000 से 667 पर सेंटीमीटर तक होता है, जहाँ पर मैक्सिमम पीक्स हमको प्राप्त होती हैं। कंपन भी उसी क्षेत्र में होता है, जबकि निकट तथा दूरस्थ आईआर क्षेत्रों में तरंग संख्या का मान क्रमशः 12500 से 4000 पर सेंटीमीटर व 667 से 50 पर सेंटीमीटर का क्षेत्र होता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। इसमें कौन कौन से कंपन पाए जाते हैं या इसकी थ्योरी क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।